डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्ययन विषय है नगरीय भूगोल और इसमें हम अध्ययन करेंगे नगरीय भूगोल का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे नगरीय भूगोल का अर्थ। जो नगरीय भूगोल है ये अंग्रेजी शब्द अर्बन ज्योग्राफी का हिंदी रूपांतरण है और यह जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है अर्बस और दूसरा है अर्बनस। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है और इसका जो अर्थ है वो है अर्बस का अर्थ है नगर और अर्बनस का अर्थ है नगर से संबंधित। अतः इन दोनों का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इसमें इसका शाब्दिक अर्थ होगा नगरीय भूगोल में सभी प्रकार के नगर यानी कि जितने भी नगर है और उनके विकास एवं नियोजन से संबंधित जितने भी भौगोलिक पहलू है उन सभी का अध्ययन करना ही क्या है? नगरीय भूगोल है। ये हो गया इसका अर्थ है। अब हम इसका परिभाषा का अध्ययन करते हैं। अनेक विद्वानों ने ये जो नगरीय भूगोल है इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, जिसमें फर्स्ट हम अध्ययन करेंगे डडले स्टाम महोदय के अनुसार। तो उनके अनुसार जो नगरीय भूगोल है उसका जो उद्देश्य है वो भौगोलिक पक्षों के प्रसंग में यानी कि उसके संदर्भ में नगरों के विकास का अध्ययन करना है। यानी कि इन्होंने भौगोलिक पक्ष को महत्व देते हुए कहा कि नगर के अध्ययन में उस नगर की जो विकास है उसकी भौगोलिक पक्ष है उसका अध्ययन करना है। फिर एक ग्रिफिथ टेलर महोदय के अनुसार, तो इनके अनुसार नगरीय भूगोल नगर के बसाव स्थान, प्रादुर्भाव यानी कि उसकी उत्पत्ति एवं प्रारूप यानी कि स्वरूप तथा वर्गीकरण का अध्ययन करता है। फिर है एच.ए. मेयर महोदय के अनुसार, इनके अनुसार नगरीय भूगोल उन प्रारूपों यानी कि स्वरूपों एवं संबंधों की व्याख्या करता है जो एक और नगरीय क्षेत्र में विद्यमान होने तथा दूसरी ओर क्या होता है नगर एवं नगरीय के बीच स्थित होते हैं। यानी कि नगर एवं नगरी के बीच कौन स्थित होता है? जिनकी नगर पूर्ति करता है यानी कि उसके आसपास के जो क्षेत्र एवं उसका जो संक्रमण क्षेत्र है वो स्थित होता है, उनके अध्ययन करता है। ये हो गया इनके अनुसार परिभाषा। फिर नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है जी.एस. गोसल के अनुसार। तो नगरीय भूगोल नगरीय स्थानों का भौगोलिक अध्ययन करता है। नगरीय स्थानों का भौगोलिक अध्ययन से क्या समझते हैं आप? नगर व नगरीय क्षेत्रों व नगर के जो समीपवर्ती क्षेत्र है जिनसे प्रभावित होता है, ये सभी क्षेत्र क्या है? नगर का भौगोलिक है। यानी कि ये आपका नगर हो गया और ये इसका संक्रमण क्षेत्र है, आसपास के गांव वगैरह, और उसका जो परिसीमन क्षेत्र है वो है। तो ये सभी क्या है? समीपवर्ती क्षेत्र जो इससे प्रभावित होता है, ये सभी नगर के भौगोलिक क्षेत्र में आ जाता है। तो इन्हीं का अध्ययन इसमें किया जाता है। ये नगरीय स्थान अपने चारों ओर प्रदेश के लिए सेवा केंद्र के रूप में कार्य करता है। ये नगर है और इधर जो गांव है उनके लिए ये सेवा प्रदान करेगा, इस प्रकार से कार्य करता है। इसी प्रदेश के सहारे जीते हैं तथा इसी के लिए जन्म लेते हैं। ये इनके अनुसार परिभाषा है। इसके बाद है आर.ई. डिकिंसन के अनुसार। इनके अनुसार नगरीय भूगोल भू आकृति विज्ञान की भांति नगरीय बस्ती की 3 अवस्थाओं का अध्ययन करता है। कौन कौन सी? संरचना यानी कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, संरचना किस प्रकार से है, उसकी प्रक्रिया और अवस्था का वर्णन करता है। इन 3 प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं इसमें। तथा नगरी की इमारत, जो नगर का इमारतें हैं, सड़कें हैं, उनका विकसित रूप नगर की भौतिक संरचना के बारे में बताता है। यानी कि नगर की जो भौतिक संरचना है उसकी पता किससे चलता है? वहाँ की जो इमारतें हैं, सड़कें हैं, जो विकसित हुए रहते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें, पक्की सड़कें, ये सभी किसको दर्शाता है? नगर की भौतिक संरचना किस प्रकार से है इसको दर्शाता है। फिर है नगर की सामाजिक व आर्थिक विशेषताएं एवं प्रथाएं नगर की प्रक्रिया के बारे में बताती है। नगर में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है, उच्च है, निम्न है, किस प्रकार की आर्थिक विशेषताएं हैं, उच्च है, निम्न है, मध्यम है, वहाँ की प्रथाएं किस प्रकार से है, ये सभी क्या दर्शाएगा? वहाँ की नगर की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताएंगे। फिर है यह बातें नगर की भौतिक संरचना को निर्धारित करती है। ठीक। फिर है नगर का ऐतिहासिक विकास उसकी अवस्था का परिचालक है। यानी कि नगर का जो प्रारंभिक अवस्था से लेकर के वर्तमान अवस्था के बीच का जो विकास है वो किसको दर्शाता है? नगर की जो अवस्था है उसको दर्शाता है कि पहले किस प्रकार से थी, अभी वर्तमान में किस प्रकार का हो गया है, ये उसकी अवस्था है। इस प्रकार डिकिंसन महोदय ने इसको परिभाषित किया है। फिर है जो रावन ब्लेचर्ड महोदय है उनके अनुसार नगरीय भूगोल नगरीय बस्ती की 4 प्रमुख समस्याओं के भौगोलिक अध्ययन से संबंधित है। उन्होंने इस प्रकार से इसको परिभाषित किया है, उनके 4 समस्याओं को बता करके।
वे भौतिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों जिनके कारण बस्ती का जमघट संभव हो जाता है, अर्थात बस्ती का विकास हो पाता है, इसका अध्ययन किया जाता है इसमें। यानी कि भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां मतलब जो मानव को आकर्षित करने वाले जो भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मानव आकर्षित होकर के उस केंद्र में क्या हो जाता है, जमघट लग जाता है उनका, उसको उनकी अध्ययन की जाती है। फिर सेकंड क्या बोला है, नगरी बस्ती पर ऐतिहासिक घटनाओं का प्रभाव तथा भौतिक भूदृश्य एवं कारिक भूदृश्य का उद्भव, इनका अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। यानी कि जिस नगर में वर्तमान में जो नगर है, उस नगर में जो ऐतिहासिक समय है उनमें किस प्रकार की घटनाएं हुई थी, जैसे कि इलाहाबाद वगैरह हो गया तो उस समय वहाँ किस प्रकार की घटनाएं हुई थी, आपका अयोध्या वाला हो गया उसमें ऐतिहासिक घटना किस प्रकार की थी, और उसका भौतिक भूदृश्य एवं कारिक भूदृश्य का उद्भव किस प्रकार से हुआ था, इनका अध्ययन किया जाता है इसमें। फिर तीसरा जो कहा है इन्होंने वो है नगर में विभिन्न कार्यों, उनकी स्थिति वितरण तथा उनका आपस में संबंध, इनका अध्ययन किया जाता है, ये बताया है उन्होंने। इसके बाद है नेक्स्ट R.L. सिंह महोदय के अनुसार इनकी परिभाषा। तो नगरी भूगोल में नगरों का अध्ययन इन्होंने दो प्रकार से बताया है, यानी कि दो प्रकार से परिभाषित किया है इन्होंने। फर्स्ट है, नगर एक जैविक इकाई है, यानी कि वो जीवित इकाई है और यह बस्ती तंतु का प्रमुख अंग है। यानी कि एक बस्ती का प्रमुख अंग है नगर की संरचना, उनकी इमारतें जिनको आकारकी कहते हैं का अध्ययन इसमें किया जाता है। यानी कि नगर क्या है, एक जैविक इकाई है जिसमें एक बस्ती का प्रमुख अंग है, और इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, नगर की जो संरचना है, बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना, व उनमें जो इमारतें वगैरह की बनावट है उनकी अध्ययन की जाती है। यानी कि एक शब्दों में नगरीय आकारकी का अध्ययन किया जाता है, ये कहा गया है इसमें। और इनका निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ है और किन प्रक्रियाओं से हुआ है, इनका भी अध्ययन इसमें किया जाता है। इस प्रकार से इन्होंने परिभाषित किया है। फिर सेकेंड इनकी परिभाषा जो है वो है, वह नगरी बस्ती को एक प्रादेशिक केंद्र के रूप में मान्यता देता है। यानी कि वह इसे एकांकी न मान करके एक प्रदेश के रूप में इसका अध्ययन करता है, और वह नगर का उसके समीपवर्ती प्रदेश के साथ संबंध का अध्ययन करता है। यानी कि यह एक नगर है और इसके एक प्रदेश मान करके अध्ययन करता है। फिर आसपास के जो क्षेत्र है उसके साथ इसका संबंध स्थापित करके, यानी कि समीपवर्ती जो प्रदेश है उनके संबंधों का भी अध्ययन करता है। इस समीपवर्ती प्रदेश की वह सेवा करता है। यानी कि ये जो समीपवर्ती प्रदेश है नगर का, इसका ये सेवा करता है, यानी कि इसको सेवा प्रदान करता है और सेवा लेता है, और इसके बदले में अनेक आवश्यक सेवाएं प्राप्त भी करता है। यानी कि इससे अब सेवा प्राप्त भी करेगा, जो कच्चे माल है वो उसको क्या करेगा, ये नगर जो है प्राप्त करेगा, और पक्के माल जो आसपास के क्षेत्र है उनको वो क्या करेगा, निर्यात करेगा, यानी कि उनको सेवा प्रदान करेगा। ये इस प्रकार से उन्होंने परिभाषित किया है। अब हम अध्ययन करेंगे नगरी भूगोल की प्रकृति का। तो नगरी भूगोल की परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि नगरी भूगोल की प्रकृति स्वभाव किस प्रकार से होती है, क्योंकि उनकी परिभाषा ही नगरी भूगोल की प्रकृति और स्वभाव का परिचय दे रहा है। तो चलिए नगरी भूगोल की प्रकृति कैसी है इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। नगरी भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है, यह मानव निर्मित बस्ती का अध्ययन करता है। यानी कि नगरी भूगोल सामाजिक विज्ञान कैसे हुआ, क्योंकि ये जो नगर है उसका निर्माण कैसे हुआ है, मानव द्वारा ही निर्मित हुआ है, और वह मानव का ही एक बस्ती है जिसमें मानव क्रियाएं संपन्न होती है। इस वजह से नगरी भूगोल को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में देखा जाता है। फिर है सेकंड क्या है, नगर की दूसरे नगर से भिन्नता स्थापित करता है। यानी कि एक नगर का दूसरे नगर से भिन्नता स्थापित करता है, यानी कि तुलना करता है। एक नगर कितना विकसित है और दूसरे नगर इसकी तुलना में कितना विकसित है, ये अधिक विकसित है या ये अधिक विकसित है, यहाँ की सेवाएं किस प्रकार की है, यहाँ की सेवा किस प्रकार की है, इस प्रकार से इसमें तुलना स्थापित करती है। फिर है नगरीय एवं अनगरीय क्षेत्रों के बीच विभिन्नताएं स्थापित करती है। यानी कि एक ये नगरीय क्षेत्र हो गया और दूसरा ये अनगरीय क्षेत्र हो गया, इनके मध्य क्या विभिन्नता है, इसमें कौन कौन सी सेवाएं हैं, कितनी प्रकार की सेवाएं हैं नगर में, इस वजह से इसको नगर के नाम से जानते हैं, और इसमें क्या सेवाएं नहीं है या क्या सेवाएं हैं जिसकी वजह से इसको नगरीय क्षेत्र में नहीं रखा गया है, यानी कि अनगरीय क्षेत्र कहा गया है, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर है नगरों की भौतिक विद्यमानता का अध्ययन करता है।
यानी कि नगर में किस प्रकार की भौतिक जो सेवाएं हैं वो स्थित है, इसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि भौतिक विद्वानता के रूप में यहाँ जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, दुकानें हैं, गलियां वगैरह हैं, वहाँ की सड़कें हैं, पार्क है, वर्कशॉप है, कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, फुटपाथ वगैरह, ये सभी जो क्या है यहाँ की भौतिक विद्यमानता है, वहाँ की भौतिक विशेषता है, इन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। और ये सभी कार्यात्मक स्थान परिवहन साधन द्वारा नगर के विभिन्न हिस्सों से जुड़े रहते हैं और साथ ही नगर के बाहरी क्षेत्रों से भी जोड़ते हैं ये सभी। तो इनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर अगली जो प्रकृति है इसका वो है नगरी भूगोल, नगर का बसाव स्थल, बसाव स्थिति और आकार, विन्यास, कार्य एवं उनके स्थानिक दूरियां, इमारतों का भी अध्ययन करता है। यानी कि नगरी भूगोल में किसका अध्ययन करेंगे? ये जो नगर का बसाव स्थान है, यानी कि यहाँ तक के इसकी बस्ती है, इसका भी अध्ययन करेंगे। इनकी स्थिति का भी अध्ययन करेंगे। इसकी भौगोलिक जो स्थिति है वो कहाँ तक की होती है, उसकी जो बाह्य सीमा होती है वहां तक की होती है। फिर है उसकी आकार, तो इस नगर का आकार किस प्रकार से है, इसका भी अध्ययन करेंगे। फिर इसकी विन्यास यानी कि इसकी संरचना किस प्रकार से हुई है, इसका भी अध्ययन करेंगे। यह किस प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं, इसका भी अध्ययन करेंगे। और उनके जो स्थानिक दूरियां हैं, जैसे सड़क के माध्यम से या रेल परिवहन के माध्यम से वो जुड़ी हुई है, इसका भी अध्ययन करेंगे। यहाँ की इमारतें कैसी है, इनकी संरचना कैसी है, इनका भी अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से इसमें इसकी प्रकृति को दर्शाया गया है। फिर है नगर एवं उनके ऐतिहासिक, सामाजिक एवं राजनीतिक पहलुओं का भी अध्ययन करता है। जो नगर है वो क्या करेगा, उनके ऐतिहासिक, नगर की जो ऐतिहासिक पहलू है वो किस प्रकार से रही है, सामाजिक राजनीतिक पहलू वो किस प्रकार से रही है, जिन्होंने नगर को बसाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे कि अयोध्या का देखें तो वहाँ क्या है, ऐतिहासिक के बारे में बात करें तो वहाँ की राम मंदिर वगैरह के बारे में प्रसिद्ध है। वहाँ की ऐतिहासिक संरचना, वहाँ की सामाजिक संरचना किस प्रकार से थी, राजनीतिक पहलू है किस प्रकार से थी, इसके बारे में पता चल जाता है ऐसे करके। तो इस प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता है। फिर है नगरी भूगोल, नगरों में औद्योगिक क्षेत्रों, व्यापारिक क्षेत्रों और रिहायशी क्षेत्रों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। वह नगर के सभी प्रकार के भूमि उपयोग से अपना संबंध जोड़ता है। यानी कि नगरी भूगोल क्या करेगा, ये एक नगर है और इसके किस क्षेत्र में औद्योगिक कार्य संपन्न हो रहा है, किस क्षेत्र में सामाजिक कार्य होता है और किस क्षेत्र में रिहायशी जो मकाने हैं उनकी स्थापना हुई है और कहाँ व्यापारिक कार्य किस प्रकार से संपन्न होता है, इन सभी का इसमें अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसकी जो भूमि उपयोग है ये किस प्रकार से बटा हुआ है, किस क्षेत्र में व्यापारिक है, किस क्षेत्र में रिहायशी मकान है, किस क्षेत्र में सामाजिक क्रियाकलाप संपन्न होता है, इस प्रकार से उनकी जो भूमि उपयोग संरचना है उनका अध्ययन किया जाता है। फिर है नगरी भूगोल, नगर को एकांकी रूप में नहीं बल्कि प्रादेशिक केंद्र के रूप में देखता है, जहाँ एक और ग्रामीण बस्ती नगर को भी जीवन दान देती है। यानी कि ये एक नगर है, इसमें क्या करेंगे, इसको एकांकी रूप में नहीं देखते, इसको प्रादेशिक रूप में देखेंगे। यानी कि ये एक एक न देख करके इसको एक साथ एक प्रदेश के रूप में देखेंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है, आसपास की जो ग्रामीण क्षेत्र है, इसको क्या करता है, नगर सेवा प्रदान करता है, इसका भी अध्ययन करता है ये। और दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों से स्वयं सेवा भी लेता है। इन सभी का अध्ययन, यानी कि सेवा प्रदान भी करता है और लेता भी है, इन सभी का अध्ययन यानी कि आसपास के जो संक्रमण क्षेत्र है इनका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है नगरी भूगोल, नगर को आत्मनिर्भर इकाई नहीं मानता है बल्कि वो आश्रित मानता है। वह एक ऐसा फोकस केंद्र मानता है जहाँ पर बाहर या पृष्ठ प्रदेश के निवासियों के लिए कार्यों व सेवाओं का संग्रहण होता है। इस प्रकार नगरी भूगोल नगरों के आर्थिक आधार का अध्ययन करता है। यानी कि नगर क्या है, एक सेवा केंद्र है जो आत्मनिर्भर नहीं है, वो क्या है, आश्रित है। किससे आश्रित है, गांव से कच्चे माल के लिए आश्रित है और गांव को सेवा प्रदान करने के लिए वो फोकस केंद्र है, यानी कि सेवा केंद्र है गांव वालों को या अन्य शहरों को या अन्य आसपास के नगरों को या नगर को। किस प्रकार से, जैसे कि ये एक नगर है और इधर आसपास क्या है, गांव है, तो नगर क्या करता है, कच्चे माल को आयात करता है और पक्के माल बना करके इधर निर्यात करता है, यानी कि सेवा प्रदान करता है आसपास के नगर और गाँव को। तो जो नगर है या सेवा केंद्र है उसको कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा, वो तो गांव से ही प्राप्त होगा जो कच्चा माल है वो। तो इस वजह से नगर क्या करता है, गांवों से कच्चे माल के लिए सेवा प्राप्त करता है
और पक्के माल बना करके उन्हें सेवा प्रदान करता है। इस प्रकार से क्या है, इनकी संरचना है। फिर है नगरीय भूगोल व्यक्ता नगर के वर्तमान पहलुओं के साथ साथ उनके भूत भविष्य सभी का अध्ययन करते हैं। यानी कि एक नगरीय भूगोल व्यक्ता क्या करेगा, नगर की जो वर्तमान स्थिति है उसके साथ साथ किसका अध्ययन करेगा, नगर की जो बीती हुई समय है उनका भी अध्ययन करेगा और नगर की जो आने वाली समय है उनका भी अध्ययन करेगा कि नगर का भविष्य किस प्रकार से होगा, नगर पहले किस प्रकार से था और इसमें कितना विकास हो सकता है, इनका अध्ययन करेगा। फिर है नगर क्या है, एक परिवर्तनशील तत्व है। इसके स्वरूप व संबंधों में लगातार क्या होता है, परिवर्तन होने की संभावना बनी रहती है, लगातार वो विकास की गति में रहता है, इसका भी अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर है नगर एक परिवर्तनशील तत्व है और इन सभी का अध्ययन करने के लिए नगरीय भूगोल व्यवस्था को सजग रहना पड़ता है, क्योंकि ये क्या है, परिवर्तित होते रहते हैं। तो नगरीय जो भूगोल व्यवस्था है उनको भी उनके साथ परिवर्तित होना चाहिए और उसकी दृष्टिकोण को भी परिवर्तनशील होना चाहिए, ताकि नगर की जो वास्तविक स्वरूप है वर्तमान के संदर्भ में अध्ययन किया जा सके। ये उसकी प्रकृति है। फिर है यह इस प्रकार नगरीय भूगोल का जो प्रकृति है वो क्या है, गतिशील विज्ञान के रूप में है। ये इसकी प्रकृति कंप्लीट हो गई। अब हम अध्ययन करते हैं इसके विषय क्षेत्र का। नगरीय भूगोल का विषय क्षेत्र। तो अलग अलग विद्वानों ने नगरीय भूगोल को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है, उसी प्रकार विषय क्षेत्र को भी अलग अलग प्रकार से बताया है। सामान्य दृष्टिकोण से अलग है और विशिष्ट दृष्टिकोण से अलग है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे नगरीय भूगोल का विषय क्षेत्र जो है वो विशिष्ट दृष्टिकोण से, यानी कि विभिन्न विद्वानों के दृष्टिकोण से इसके अनुसार अध्ययन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किन किन विद्वानों ने किस प्रकार से इसके विषय क्षेत्र को बताया है। इसके बाद सामान्य दृष्टिकोण से इसका विषय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। यदि आप विशिष्ट दृष्टिकोण से इसका विषय क्षेत्र याद नहीं कर पाएंगे विद्वानों के अनुसार, तो आप सामान्य दृष्टिकोण वाला जो विषय क्षेत्र है इसको भी याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे फर्स्ट है नगरीय भूगोल का विषय क्षेत्र R.E. डिकिंसन महोदय के अनुसार। तो डिकिंसन महोदय ने नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र को 4 वर्गों में बांटा है। फर्स्ट है नगरों का स्थल एवं स्थिति, यानी कि नगर का जो बसाव स्थल है एवं उसका भौगोलिक स्थिति है, इसका अध्ययन। फिर है नगरों का ऐतिहासिक विकास, यानी कि नगर का जो उद्भव है वहां से लेकर के अभी वर्तमान स्वरूप तक किस प्रकार से इसका विकास हो रहा है या प्रक्रिया विकास की, उसका अध्ययन। फिर तीसरा है नगरीय संरचना या आकारकी का अध्ययन। नगर की संरचना किस प्रकार से हुई है, किस प्रकार से है और उसका आकार की किस प्रकार से, बाह्य आकारीय और आंतरिक आकार की, इसका अध्ययन, यानी कि अर्बन मोर्फोमेट्री बोलते हैं इसको। फिर है नगरीय बस्ती की सीमाएं, यानी कि नगर की जो बस्ती की सीमाएं है उसका परिसीमन क्षेत्र है और उसका जो संक्रमण क्षेत्र है, उन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत है। ठीक, तो इन्होंने इतने प्रकार के इसके क्षेत्र में बांटा हुआ है। फिर है रावल ब्रेचर्ड महोदय के अनुसार इसका विषय क्षेत्र। तो इन्होंने नगर की भौगोलिक अध्ययन से संबंधित जो समस्याएं हैं इनके आधार पर इसके विषय क्षेत्र को 4 वर्गों में बांटा गया है, यानी कि 4 प्रकार के विषय क्षेत्र बताए इन्होंने। फर्स्ट है नगरीय केंद्र की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी जो भौतिक एवं सांस्कृतिक दशाएं हैं उनका अध्ययन, यानी कि नगर की उत्पत्ति के लिए भौगोलिक या भौतिक और सांस्कृतिक जो दशाएं हैं उनका अध्ययन। सेकेंड है नगरीय केंद्र पर ऐतिहासिक घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा है जिससे उसके भौतिक एवं कारिक दृश्य की उत्पत्ति हुई है, इसका अध्ययन, यानी कि जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन करना है इसमें। थर्ड है वर्तमान बस्ती का जीवन एवं संगठन एवं स्थानात्मक दृष्टिकोण से दोनों ही तरह के अथवा पूर्ण इकाई के रूप में और इसके भीतर पाई जाने वाली जो विभिन्नता है उसके रूप में इसका अध्ययन करना। फिर है चौथा इसका विषय क्षेत्र जो है वो है नगर और इसको घेरने वाले जो क्षेत्र है, यानी कि इसका संक्रमण क्षेत्र है, उसके परस्पर संबंध स्थापित करना। ये इन्होंने इतने अपने अनुसार इतने विषय क्षेत्र में इसको बांटा है। फिर जो अगला विषय क्षेत्र है उसका अध्ययन करते हैं। अगला विषय क्षेत्र है R.E. मर्फी के अनुसार।
इनके अनुसार नगरीय भूगोल के क्षेत्र को 2 स्तरों में बांटा गया है, यानी कि 2 भागों में बांटा है इन्होंने। फर्स्ट है इकाइयों के रूप में नगरों के उनकी स्थितियां, विशेषताओं, ग्रामीण क्षेत्रों एवं पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना। ये फर्स्ट है उनकी विषय क्षेत्र है, यानी कि एक नगर और उसकी आसपास जो विकसित क्षेत्र है उनकी स्थिति, विशेषता एवं ग्रामीण जो क्षेत्र है उनके साथ उनका पारस्परिक क्या संबंध है, इसका अध्ययन करना है। फिर सेकेंड विषय क्षेत्र है वो है नगर की जो आंतरिक संरचना है, जैसे कि भूमि उपयोग का प्रतिरूप, सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिरूप, यातायात प्रतिरूप, प्राकृतिक पर्यावरण के साथ उनका संबंध, इन सभी का अध्ययन करना इनका सेकेंड विषय क्षेत्र है। इस प्रकार से इनका विषय क्षेत्र केवल 2 भागों में वर्गीकृत है। इसके बाद है सामान्य दृष्टिकोण से नगरीय भूगोल का विषय क्षेत्र। तो सामान्य दृष्टिकोण से नगरीय भूगोल का विषय क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। सामान्य दृष्टिकोण से नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है, नगरीय भूगोल के स्वरूप एवं प्रकृति का अध्ययन सर्वप्रथम। फिर सेकेंड में है नगरीय भूगोल की नगरीय क्षेत्र की उत्पत्ति, उद्भव एवं विकास किस प्रकार से हुआ है, उसकी इतिहास से लेकर के वर्तमान स्वरूप तक का अध्ययन करेंगे। फिर तीसरा जो विषय क्षेत्र है वो है नगरों का बसाव स्थल एवं स्थिति, नगर का बसाव स्थल कितना है, उसका भौगोलिक स्थिति क्या है, इसका अध्ययन। फिर है नगरीकरण का विश्लेषण, जिस नगर के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उस नगर की जो नगरीकरण है इसका विश्लेषण करेंगे हम। फिर है नगरों का अन्य नगरों के साथ तुलनात्मक वर्गीकरण का अध्ययन, यानी कि एक नगर ये हो गया, दूसरा नगर कौन सा हो जाएगा, दूसरा नगर यहाँ है, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी करना होता है हम लोग को। फिर है नगरों का वितरण, आकार और स्थानिक दूरी, 2 नगर है तो उनका वितरण किस प्रकार से है, उनका आकार किस प्रकार से, उनके मध्य की जो स्थानिक दूरी है ये किस प्रकार से है, उनमें किस प्रकार से संबंध जुड़ा हुआ है या आवागमन के साधन है, इनका अध्ययन इसमें की जाती है। फिर है नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण तथा आकार व अन्य आधार पर वर्गीकरण, यानी कि नगर का जो वर्गीकरण है कार्यात्मक आधार पर, सामाजिक आधार पर, सांस्कृतिक राजनीतिक आधार पर, आकार के आधार पर, इन सभी आधार पर इनका वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है इसमें। फिर अगला जो विषय क्षेत्र है वो क्या है, नगरों का आंतरिक क्षेत्रीय अध्ययन, यानी कि नगरों का जो आंतरिक आकार की है उसका अध्ययन। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे, नगर का प्रारूप व भूमि उपयोग का अध्ययन करेंगे, नगर का आंतरिक प्रारूप व भूमि उपयोग। फिर है नगरों का बाह्य क्षेत्रीय अध्ययन, यानी कि नगर का जो बाह्य आकारकी का अध्ययन है, इसके अंतर्गत क्या अध्ययन करेंगे, जो नगर प्रदेश है और नगर जो पदानुक्रम है और नगर उपांत क्षेत्र है ये इसकी बाह्य आकार की है, इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद कौन सा है, नगरों की समस्या एवं नियोजन का। नेक्स्ट पॉइंट है नगरों की समस्या एवं नियोजन का। इस प्रकार से इतने अध्ययन क्षेत्र है इसके, इतने में हम इसको कंप्लीट अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया इसका अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।